नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है विद्यारंभ पे। विद्या ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास 1 में देखा था कुछ इंट्रोडक्शन। अगर मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगने वाला भी इन भाई साहब ने क्या किया, ठीक 1820 में इंट्रोडक्शन के साथ हमने हिस्टोरिकल रिव्यू भी देखा। अब आज से हम डीसी सर्किट चैप्टर में अगले टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस पे बेस्ड है। इन सभी टॉपिक को अगर हमें कवर करना है तो इन सब की शुरुआत कहां से होती है, वहां से शुरू करते हैं। ठीक, क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मात्राएं, है ना, मात्रा या फिर क्वांटिटीज। ठीक, और जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सी भिन्न भिन्न क्वांटिटीज हैं, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, ईएमएफ हो गया और आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सारी क्वांटिटीज हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत कहां से होती है, ये हमें देखना बहुत आवश्यक है। तो इन सभी क्वांटिटीज का विश्लेषण अगर हम करते हैं तो हमें दो प्रकार की इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मिलती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, मौलिक मात्राएं, या डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न मात्राएं। मौलिक मात्राएं और व्युत्पन्न मात्राएं, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, तो चलिए आगे। तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज देखनी है और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर समझना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जनरली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौलिक मात्राएं दो प्रकार की होती है। वो कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहली है चार्ज। चार्ज इज एन फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? मौलिक मात्राएं। और दूसरी क्या है? नंबर 2 इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज और एनर्जी को अब हम समझते हैं। तो दोस्तों, चार्ज को अगर समझना है तो हमें एक लॉ को समझना होगा, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चार्ज में भी सबसे पहला टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर लिखिए there are several quantities in electrical engineering which are as follows. Number 1, fundamental quantities. Number 2 is derived quantities. आपने इतना लिख लिया। आगे लिखिए where derived quantities are also derived from fundamental quantities. दोस्तों, ये जो लाइन मैंने अभी कही है, यह लाइन आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। Where derived quantities are also derived from fundamental quantities. ठीक, अब लिखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगली हेडिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में आप क्या लिखेंगे? There are two types of fundamental quantities. How many types? There are only two types of fundamental quantities. First one is charge, second one is energy. ठीक, अब हम समझेंगे चार्ज को। चार्ज की हेडिंग डालिए और लिखिए हम सब पढ़ेंगे चार्ज, हम तुम मिल के पढ़ेंगे चार्ज। अरे दोस्तों, ये तो नाच गाना चलता ही रहेगा, लेकिन अब आ जाइए चार्ज की तरफ। हम पढ़ने वाले हैं चार्ज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चार्ज की। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए चार्ज। जैसा मैं आपको शो कर रहा हूँ उसी तरह आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक, इससे आपको आसानी रहेगी।
तो जैसा कि आपको पता है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के चार्जेस, एक तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन चार्जेस आए कहाँ से? ये चार्ज प्रेजेंट काय में होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें वापस रिपीट जाना होगा हमारी पुरानी क्लासेस 9, 10th, 11th, 12th में, जहाँ पे आपने सुना है वर्ड एटम। ठीक, तो एटम वर्ड में क्या होता है, एटम में क्या होता है, जरा उस पर विश्लेषण कर लेते हैं। एटम में क्या होता है? एटम में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो चक्र टाइप का है या उसके बाहर जो ऑर्बिट है या शेल जिसे कहते हैं, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए आगे समझिए, बहुत मजा आने वाला है। न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होता है? क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोटॉन कंडक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन कंडक्ट करता है न्यूट्रल, जिसमें न्यूट्रल मीन्स दोनों ही धनावेश हो या ऋण आवेश, दोनों ही समान मात्रा में उपस्थित रहते हैं। किसमें? न्यूट्रॉन में। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। इसलिए ये चीज मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि हमें ये पता लगाना था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से। तो ये कहाँ होते हैं? ये चार्ज प्रेजेंट एटम्स में। ठीक, आ जाइए चार्ज की तरफ। तो दोस्तों, इन सब के बाद हमें ये पता चल गया है कि देयर आर ओनली ऑफ टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। इसमें आपको और जानने की आवश्यकता यह है कि देयर आर लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। समान आवेश होते हैं और कुछ असमान आवेश भी होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या है? समान आवेश है। नेगेटिव नेगेटिव भी ये क्या है? समान आवेश, मतलब लाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्जेस कौन से हुए? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो दोस्तों अगर चार्ज को समझना है तो हमें कूलम्स लॉ को पढ़ना होगा। चार्ज किस पे बेस्ड है? कूलम्स लॉ पे। ठीक, तो कूलम्स क्या चीज़ है? कूलम एक व्यक्ति का नाम है। देख, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सर कूलम है। ठीक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1785 में इन्होंने एक लॉ को प्रपोंड किया, एक लॉ निर्मित किया। कैसा लॉ है? उसमें उन्होंने बताया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि इन्होंने क्या किया? एक लॉ को प्रपोंड किया। वो लॉ क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और दो चार्जेस के बीच में रिपल्शन, ये किसके समानुपाती है या किसके प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, कोई दो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे और उनके मान पर डिपेंड करता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। हमने क्या लिए? Q1 एंड Q2 दो चार्जेस लिए, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। इन फिगर गिवन बिलो देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट अ सेपरेशन R। मतलब हमने क्या किया कि दो पॉइंट लिए Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। R जो हो गई हमारी दूरी हो गई। अब क्या इन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, इन फिगर गिवन बिलो देयर आर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 एट अ सेपरेशन R। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज, और उन दोनों के बीच में फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है? तो वो इस रूप में एक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे? ऐसे F जो कि समानुपाती है Q1 एंड Q2 के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर के, है ना। यही चीज़ उन्होंने अपने लॉ में कही।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब कि ये दो जो चार्जेस थे, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो रिपल्शन हो रहा है, ये किसके समानुपाती रहेगा? उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के समानुपाती रहेगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है r, लेकिन स्क्वायर में मतलब q1 से q2 की तरफ और q2 से q1 की तरफ। तो q1 से q2 क्या हो जाएगा? r12 और q2 से q1 की तरफ क्या हो जाएगा? r21, ठीक। तो ये था हमारा सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, ठीक। ऐसा ही यही चीज़ उन्होंने अपने लॉ में कहा। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स है वो एक्ट कहाँ करेगा? इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कहाँ एक्ट कर रहा है? कहाँ कर रहा है? वो यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी। तो ये तो उसकी फील्ड है पूरी, लेकिन वो कहाँ एक्ट करेगा? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, है ना। जहाँ पे सेंटर है दोनों चार्जेस का, ये दोनों चार्जेस के सेंटर में, इन दोनों चार्जेस के सेंटर में ही, इन दोनों चार्जेस के बीच में ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो ठीक, अब जैसे ही इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, इन दोनों समीकरण को, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लिया। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। इसी के साथ नीचे जैसे ही समानुपाती हटता है, जैसे ही हमें पता है कि कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तब एक कांस्टेंट आता है, नियतांक। क्या आता है? नियतांक, कांस्टेंट आता है। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लिया? k। क्या ले लिया हमने? k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? समीकरण पहली, ठीक। जहाँ पे ये जो k है क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ चार्ज, है ना। और जिसका मान, जिसकी वैल्यू काय पे डिपेंड करेगी? यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की इकाई पर, आवेश की इकाई पर उसकी डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, और उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स एंड ऑन द मीडियम सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडियम क्या है? माध्यम, मतलब कि वो हवा में रखा है, किसी टेबल पे रखा है, या कहीं और ये दो चार्जेस रखे गए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है मीडियम इन विच दिस 2 चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक। तो द वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान कितना है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू c स्क्वायर इंटू n⁻⁻1 इंटू m⁻², ठीक। तो ये क्या है? ये पूरी इसकी क्या है? वैल्यू है किसकी? k की, कांस्टेंट k की, नियतांक k की, ठीक। आगे चले 10 इक्वेशन a क्या है हमारी? ये इक्वेशन a हमारी क्या है? f इक्वल्स टू k इंटू q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किस रूप में लिखा जाएगी? हमने क्या कर दिया? k की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक। तो k की वैल्यू क्या है हमारी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई काय में हो जाएगा? q1 इंटू q2 में, q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर में, ठीक। आगे देखें जहाँ पे वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2 यह होती है। ये अगर हम ये ना लिखते हुए अगर डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? k की 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू -2, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम सॉल्व करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर हम सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स 2, ठीक।
आगे चले, व्हेन देयर इज अनदर मीडियम इंस्टेड ऑफ एयर और वैक्यूम, अगर मान लीजिए कि अगर हम ये दो चार्जेस को कि एयर या वैक्यूम में ना रखते हुए, एयर मतलब हवा, वैक्यूम में मतलब बंद प्लेस में ना रखते हुए, इसे इन बिटवीन टू चार्जेस द कांस्टेंट, अगर हम इसे कहीं और रखें तो इन दोनों बीच की परमिटिविटी मतलब इन दोनों के बीच का कांस्टेंट नियतांक कितना हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहाँ से नॉट हट जाएगा, 1 पाई, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है, ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। देखिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, परम अनुमति। एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, परम अनुमति, ठीक। वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, इस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, ठीक। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज एप्सिलॉन आर, देन अगर हमारा जो कांस्टेंट है अगर वो उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तब क्या होगा, तब एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ, इतना पूरा क्या है हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो दोस्तों इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए फटाफट और इसे समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लीजिए। आगे चलते हैं यूनिट ऑफ चार्ज पर। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की इकाई, ठीक। चार्ज की इकाई कैसे लाते हैं, तो चार्ज की इकाई को समझना है तो देखिए यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम में चार्ज की इकाई कैसे होती निकाली जाती है, तो देखिए F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारी कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन है, क्या है, कूलम्ब्स लॉ का समीकरण है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम और R इक्वल्स टू 1 मीटर, तब क्या होगा, माना हमने क्या किया कि Q1 को Q2 के बराबर रखा और ये दोनों को किसके बराबर रख दिया, 1 कूलम के, 1 कूलम के, किसके, 1 कूलम के। और R जो कि क्या है, डिस्टेंस, दूरी, वो कितनी हो गई, उसे भी हमने क्या रखा, 1 मीटर। तो तब क्या होगा, अगर हम उसे हमारे इस इक्वेशन में उतारें तो F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये हमारी यूनिट आ जाएगी न्यूटन। मतलब हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक है। दस 1 कूलम इज द चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन एन एयर एट और वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड लाइक चार्ज exerts a repulsive force of 9 into 10⁹ न्यूटन ऑन इट। और इससे हमें ये भी पता चला कि अगर हम दोनों चार्जेस का मान, दोनों चार्जेस Q1 और Q2 का मान 1 कूलम के बराबर रख देते हैं और उनकी दूरी 1 मीटर रखें, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, वो कितना के बराबर होगा, वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बराबर होगा। तो ये क्या थी हमारी यूनिट ऑफ चार्ज। दोस्तों इसे पॉज करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द यूनिट ऑफ चार्ज। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, डेली क्विज क्वेश्चंस भी रखेंगे और साथ ही इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो कि एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी को मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक।